हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शादी के बाद मेरे सपनों को कैसे हथौड़े मारकर तोड़ा है तुमने। मेघों की अब मुझसे दोस्ती हो चली थी। शायद इस वजह से अब आसमान को ढक लेने की उनकी जिद भी कुछ कम हो चली थी। खुला खुला आसमान जो कभी मेरी हसरतों की पहली चाहत थी, मेरे सामने पसरा पड़ा था। मगर क्या ये आसमान सच में मेरा था? मैं निहार रहा था गौर से उसे। सितारों की झिलमिलाहट कैसी सरल और निष्पाप थी। एक आह से निकल आई है जो मेरे दिल की खाली जगह में धुएं सी भर गई। गैंगटॉक के होटल के जिस कमरे में मैं ठहरा था, वहां से हरी भरी वादियों के बीच घरों की जुगनू सी चमकती रोशनियां और रात के बादलों में छिपा आसमान मेरे जीवन सा ही रहस्यमय था। शायद वो रहस्य का घेरा मैंने ही अपने चारों ओर बनाया हुआ था, या वो रहस्य मेरे जन्म के पहले से ही मेरे चारों तरफ था। जो भी हो, जन्म के बाद से ही मैं इस रहस्य चक्र के चारों ओर चक्कर काट रहा हूँ। मोबाइल बज उठा था। शरारती मेघों की अटखेलियां छोड़ मैं बालकनी से अपने कमरे में आया। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल अब भी वाइब्रेशन के साथ बज रहा था। मुझे उसे उठाने की जल्दी नहीं थी। मैं बस नंबर देखना चाह रहा था। मेरी 10 साल की बेटी कुकू का फ़ोन था। दिल चाहा उठा ही लूं फ़ोन, सीने से चिपका कर उसके माथे पर एक चुंबन चढ़ दूं, या उसे गोद में ही उठा लूं, उसके सामने घुट्टे मोड़ कर बैठ जाऊं और कह दूं कि माफ़ कर दे अपने पापा को। पर चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। फ़ोन की तरफ खड़ा खड़ा बस देखता रहा मैं। फ़ोन कट गया। मैं मुड़ने को हुआ कि फ़ोन फिर से बजने लगा। मैं उसे उठा पाता कि वो फिर से कट गया। शायद प्रतीति होगी जिसने मेरे फ़ोन ना उठाने पर कुकू को डांट कर फ़ोन बंद करा दिया होगा। गैंगटॉक में घूमने नहीं, छिपने आया हूँ। हाँ हाँ, छिपने, वो भी खुद से, जहाँ मैं को ना पहचानूं और खुद से दूर जा सकूं, अपने पुरातन से छिप सकूं, अपने पहचाने हुए मैं से अपने अनचिन्हे मैं को दूर कर सकूं। अनजाने लोगों की भीड़ में खुद से भागकर खुद को छिपाने आया हूं। यहाँ मुझे आए 9 दिन हो गए और अब तो प्रतीति का फ़ोन आना भी बंद हो गया। हाँ, मैं उसका फ़ोन उठाऊं या नहीं, फ़ोन की उम्मीद तो ज़रूर करता था, और ना आने पर जिंदगी के प्रति एक शिकायत और जोड़ लेता था। कुकू फिर भी शाम के वक्त एक फ़ोन ज़रूर करती थी, वो भी ड्राइंग क्लास से। लाड में मैंने ही मोबाइल खरीद कर दिया था उसे। बाहर अकेले जाने की स्थिति में वो मोबाइल साथ रखती थी। मैं बिना फ़ोन उठाए फ़ोन की ओर देखकर उससे बार बार माफ़ी मांगता हूँ, वो भी तब जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाता हूँ कि ये माफ़ी मेरे पुरातन मैं के कानों तक नहीं पहुँच रही। बड़ा अहंकार है उसे अपने हर निर्णय के सही होने का। आज रात नींद से मैं चिहुक कर उठ बैठा। वो मेरा बचपन था, मुझे फिर नोचने आया था। मैं डर कर चीख कर भागता जा रहा था। सुनसान वादियों में कहीं खो चला था कि अचानक कहीं से एक डंडा जोर से हवा में लहराता हुआ आया और मेरे सिर से टकरा गया। मैंने कराह कर देखा तो सामने पिताजी खड़े थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि डंडा उन्होंने ही मुझ पर चलाया। मेरी माँ हंसती गाती अपनी सहेलियों के संग दूर और दूर चली जा रही थी। मैं मैं कितना अकेला हो गया था। आह, क्या भयावह सपना था। मैंने उठकर टेबल पर रखा पानी पिया। आज रात और नींद नहीं आएगी। वो हकीकत जो बरसों पहले मेरे दिमाग के पोर पोर में दफन थी, लगभग हर रात मुझे खरोंच कर बिलखता सिसकता छोड़कर भाग जाती है, और मैं हर रात उन यादों के हर एक घाव में आंसू का मरहम लगाता हुआ बिताता हूँ। पिताजी फैक्ट्री के बड़े पद पर थे, सो जिम्मेदारी भी बड़ी थी। स्वयं के लिए स्वच्छंद जीवन के प्रार्थी मेरे पिताजी खेल और शिकार में भी प्रथम थे। दोस्तों और कारिंदों से घिरे वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। सख्त और जिम्मेदारीपूर्ण नौकरी के 12-12 घंटों से वो जब भी छूटते, शिकार या खेल, चाहे वो टेनिस का खेल हो या क्रिकेट का, क्लब के ताश या चेस का, उसी में व्यस्त हो जाते। मेरी माँ अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन सुचित्रा सेन सी दिखती थी। बेहद नाजुक, बेहद रुमानी। उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े में नज़ाकत,
नरमी, मोहब्बत और सतरंगी ख्यालों का बहुत जोर था। लेकिन ब्याह के बाद 5 अविवाहित नंदों की सबसे बड़ी भाभी की हैसियत से उन्हें बेहद वजनी संसार को कंधों पर उठाना पड़ा, जहां प्यार, रोमानियत, नज़ाकत और उनकी नृत्य अभिनय शैली, साज सज्जा के प्रति रुझान का कोई मोल नहीं था। सारा दिन शरीर थकाने वाले काम, नंदों की खिंचाई करने वाली भाषा, सास ससुर की साम्राज्यवादी मानसिकता और पति का स्वयं को लेकर ज्यादा व्यस्त रहना। मेरी माँ ने धीरे धीरे जीने की कला विकसित कर ली। जी जान से दूसरों के बारे में सोचने वाली मेरी माँ में अब काफ़ी कुछ बदल गया था। फिर साक्षी बना मैं। तीनों बेटों को अकेले पालते पालते कब मैं उनकी झोली में आ गिरा पता ही नहीं चला। रात 3 बजे या कभी 2 बजे तक पिताजी क्लब में चेस या रात्रकालीन खेल आयोजनों में व्यस्त रहते। इधर मेरी माँ मारे गुस्से से मन ही मन कुड़ती बिफरती रहती। सब लोगों को खाना खिलाकर खुद बिना खाए पिए सिलाई लेकर बैठ जाती और तब तक बैठी रहती जब तक पिताजी वापस नहीं आ जाते। सारा दिन और आधी रात बाहर रहने के बाद शायद माँ का मोल पिताजी के लिए ज़्यादा ही होता। वो माँ का सानिध्य चाहते, लेकिन दिन भर की थकी हारी, प्रेम की भूखी, छोटे छोटे बच्चों को पालने में किसी सहारे की भूखी, नंदों की चिलम जलाने वाली बातों से जली भुनी, सहानुभूति की भूखी मेरी माँ दूसरे की भूख क्या शांत करती। फिर रात हो उठती भयावह, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, सिर पकड़ना बदस्तूर जारी रहता। तीनों भैया मुझसे बड़े थे। उनके कमरे अलग थे जहाँ वो तीनों एक साथ सोते। मैं सबसे छोटा होने के कारण अब भी माँ के आंचल में था। कुछ हद तक माँ मुझे दुलार कर या मेरे साथ अपनी बातें बताकर अकेलापन दूर करती। बंद पलकों में मेरी जगी हुई रातें सुबह मेरी सारी ऊर्जा समाप्त कर देती। स्कूल जाकर अलसाया सा रहता। स्कूल के टीचर पिताजी से मेरी शिकायत करते। मैं क्या कुछ सोचता और सोता रहता। स्कूल भेजे जाने का कोई फायदा नहीं, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। मेरी 8 वर्ष की उम्र और पिताजी की बेरहम मार। माँ दौड़कर बचाने आती, धक्के खाती। फिर जाने माँ को कितना गुस्सा आता। विद्रोहिणी सीधे पिताजी को धक्के देने की कोशिश करती। उलट ऐसा करारा हाथ उनके गालों पर पड़ जाता कि उनका गाल ही सूज जाता। फिर आस पड़ोस में कानाफूसी, रिश्तों को निभाने का आडंबर सबके सामने, अजीब सी नाटकीयता और अकेले में फूला हुआ सा मुंह। सब कुछ मेरे लिए कितना असहनीय था। क्यों नहीं मेरे पिताजी थोड़ा सा समय मेरी माँ के लिए निकालते? क्यों नहीं उनकी छोटी बड़ी इच्छाओं का ख्याल रखते? क्यों मेरी माँ इन जातियों के बावजूद चुप रहती हैं? अक्सर मैं सोचता। धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने वाले बाबुओं की बीवियां मेरी माँ की पक्की सहेलियां बनती गईं। उनके साथ बाहर या पार्टियों में वक्त गुजारना माँ का प्रिय शगल बन गया। मेरे भाइयों की अपने दोस्तों के साथ एक अलग दुनिया बन गई थी जहाँ वो खुश थे। शाम को जब वो खेल कर घर वापस आते तो अपनी पढ़ाई वो खुद कर लेते। खा पी कर सब अपने कमरे में निश्चिंत सोने चले जाते। मगर मैं माँ के सबसे करीब था, ज़रूरत की वजह से भी और अपनी तन्हाई की वजह से भी। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ कैसी थी इससे मुझे अब कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मेरे जन्म के कुछ सालों बाद परिस्थितिवश मेरी माँ घर परिवार की चखल्लस जल्दी से जल्दी निपटाकर शाम होते ही सहेलियों में यूं खो जाती कि मैं तन्हा इन बेअदब अट्टहासों की भीड़ में तन्हाई की दीवार से सिर पटकता कहीं खामोश सा टूटा रहा होता। रात के 11 बज रहे होते। मैं माँ की इन गपोड़ी सहेलियों के बीच कहीं अकेला पड़ा माँ के इंतजार में थका सा, ऊब सा सो गया होता। तब अचानक किसी के झिंझोड़ने से मेरी नींद खुलती तो उन्हीं में से किसी एक सहेली को कहते सुनता, जाओ जाओ माँ दरवाजे पर है। मैं गिरता पड़ता माँ का आंचल पकड़ता, साथ चल देता, नींद से बोझिल आंखों को मसलते। घर पहुंचकर मेरे ना खाने और उनकी खिलाने की जिद के बीच कब मैं नींद की गुमनामी में ढुलक जाता मुझे पता ही नहीं चलता। नींद अचानक खुलती कुछ शोर शराबे से। भोर के 3 बज रहे होते। मेरी माँ पिताजी पर चीखती, अपना सिर पीटती और पिताजी चुपचाप अपना बिस्तर लेकर बाहर वाले कमरे में चले जाते।
माँ बड़बड़ाती रोती मेरे पास सोई, मेरी नींद के उचट जाने की फिक्र किए बिना अपनी नींद खराब करती रही। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, दोस्तों की एक अलग दुनिया गढ़ रहा था। विद्रोह का बीज मन के कोने में पेड़ बन रहा था। हर छोटी बड़ी बातों के बीच अहंकार का टकराव उनके हर पल झगड़े का मुख्य कारण था। धीरे धीरे सारी बुआओं की शादी के बाद मेरी दादी भी अपने दूसरे बेटे के पास रहने चली गईं। माँ का अकेलापन हाहाकार बनकर प्रतिपल अहन तुष्टि का रूप लेता गया। पिताजी भी पुरुष अहम को इतना पस्त होते देख गुस्सैल और जिद्दी होते गए। तीनों भाइयों की दुनिया में उनका घर यथावत था, लेकिन मुझे हर पल अपना घर ग्लेशियर सा पिघलता नजर आता था। मैं एक ऐसा प्यार भरा कोना चाहता था जहां मैं निश्चिंत होकर सुख की नींद ले सकूं, अपनी बातें अपनों के साथ साझा करने का समय पा सकूं। मैं खो रहा था विद्रोह के बीहड़ में। मैं इस वक्त 10वीं की परीक्षा देने वाला था और अब जल्दी ही इस माहौल से मुक्त होना चाहता था। सभी बड़े भाई अपनी अपनी पढ़ाई के साथ दूसरे शहरों में चले गए थे। मैंने भी अब हॉस्टल में रहने की ठानी। उन दोनों की जिद भले ही पत्थर की लकीर थी, लेकिन मेरी जिद के आगे बेबस हो ही गए वो। मेरे मन की करने की ये पहली शुरुआत थी जिसने अचानक मेरे विद्रोही मन को काफ़ी सुकून दिया। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसी तरह अपने को खुश करने की कोशिश कर सकता हूँ। बस जिस माँ को मैं इतना चाहता था, जिसे अपनी पलकों में बिठाए रखना चाहता था, जिसकी गोद में हर पल दुबक कर उनकी लटों से खेलना चाहता था, उनकी नासमझी की वजह से दिल पर पत्थर रख मारे गुस्से और नफरत के मैं उनसे दूर भाग आया। मेरी जिंदगी में अकेलेपन का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। हॉस्टल की पढ़ाई के बीच दोस्तों के साथ मनमानी मौज अकेलेपन को भुलाने की या उस दर्द को फटे चिथड़ों में लपेट कर दबा देने की नाकाम कोशिश भले ही रही, लेकिन मेरा नया मैं हर वक्त मेरे पुरातन में से नजरें चुराए ही रहना पसंद करता था। जीवन युद्ध में अब कामयाब होने की बारी थी, क्योंकि मैं अकेले जीते जीते इतना परिपक्व हो गया था कि समझ सकता था कि इसके बिना मैं डूब जाऊंगा। मैं अपने आप को खुश रखने वाली स्थायी चीज़ों की तलाश में था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पिताजी की कृपा से मुक्त होने को एक अदद नौकरी की तलाश में प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगा। ऐसा नहीं था कि इस उम्र में लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश नहीं की। मैं रूप की दृष्टि से अपनी माँ पर ही गया था, इसीलिए भी दूसरों की नज़रों में जल्दी पड़ जाना या विपरीत सेक्स का मेरे प्रति सहज मोह स्वाभाविक ही था। और इस मामले में मुझ में गजब का आत्मविश्वास था, जिसके चलते मैं स्वयं कभी सम्मोहित नहीं होता था। इन सब के बावजूद शादी को लेकर जो धारणाएं मेरे दिल में थीं, उस लिहाज से वो मात्र शरीर सुख के अलावा कुछ नहीं थी। मगर क्या कहूँ इन अच्छे घरों की मासूम लड़कियों का। आए दिन लड़के दिखे नहीं कि थाल में दिल सजाकर आ गई समर्पण करने। इस मामले में लड़के भी कम दिलदार नहीं थे, लेकिन मैं इस मामले में बहुत पक्का था। जवानी की दहलीज पर दहकती कामनाओं को दिल में पल रहे रोष और विद्रोह का रूप देकर बस तत्पर था स्थायी सुख की तलाश में। समय की धार में बहकर एक दिन मैं सरकारी नौकरी के ऊंचे ओहदे की बदौलत क्वार्टर ऑफिस सब कुछ पा गया। एक खोखली सी जैसे कि मेरा पुरातन मैं सोचता जिंदगी बाहरी दुनिया के लिए बहारों से खिल गई थी। कुछ साल और गुजरे। माँ पिताजी कभी कभी मेरे बंगले में आकर रहते, लेकिन बदलते हुए भी बदलना जिसे मुझे आता ही नहीं था। अब भी माँ हर वक्त पिताजी को लगातार कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। शायद अब ये फोबिया की शक्ल ले चुका था। पिताजी ने सोच समझकर अपने होंठ सिल रखे थे। हर बात अनसुनी कर दो ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि वो दीवारों से बात कर रहा है, कि मानसिकता के बूते पर रिश्ते घिसट रहे थे। इन सब के बीच मैं दिनों दिन ऊब सा चिढ़ सा महसूस कर रहा था, जिससे अब भी उन दोनों को कोई लेना देना नहीं था। आखिर मैंने इस अकेलेपन से उबरने का और थोड़ा मनोरंजन का तरीका ढूंढ निकाला, जैसे कि ये कोई जड़ी बूटी या जादू हो। मैंने दूर प्रदेश की एक रुमानी सूरत वाली गेहुए रंग की धीर स्थिर उच्च शिक्षिता से विवाह कर लिया,
तरह तरह की कलाओं में पारंगत, सुंदर, रुमानी और विदुषी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। नौकरी के शुरुआती साल थे। सुंदर और समझदार पत्नी पाकर मैं घर की ओर से बेफिक्र हो गया था। मैं उसे चाहता था और मेरे चाहने भर से ही वो मुझ पर बिछ बिछ जाती थी। और ये एहसास जब मेरे लिए काफ़ी था तो उसे पाने की जद्दोजहद कहीं बाकी ही नहीं रही। इधर नौकरी में मैं ऊंचे ओहदे पर था। अधीनस्थ मानते थे, सलाह लेते थे। मैं अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग कर रहा था। अब तक का जीवन जो अकेलेपन की मायूसी में डूबा था, मेरे काम और तकनीकी बुद्धि की प्रखरता से, प्रतिष्ठा की रोशनी से भर गया था। मेरा शारीरिक आकर्षण 30 की उम्र में उफान पर था। आत्मविश्वास भी चरम पर था। इसीलिए मेरा सारा ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित था। मैं एक रौब भरी दमदार जिंदगी का मालिक था, जिसमें धीरे धीरे अतीत की हताशाओं पर जीत हासिल करने का दंभ भर रहा था। अतीत का एकांत मेरे पुरातन मैं के साथ चमक दमक वाली दुनिया के किसी एक अंधेरे कोने में दुबक कर शिद्दत के साथ मेरा इंतजार कर रहा होता। लेकिन मैं उसे अनदेखा करके अपनी दुनिया में व्यस्त होता जा रहा था। इसी बीच हमारी जिंदगी में बेटी कुक्कू आ गई। उसके आने के बाद मेरे अंतस्थल में ऐसी और कई परतें उभरी जिन्हें अब तक मैं नहीं जानता था। मेरे पिता ने हम बच्चों से दूरी बनाकर हमारी नज़रों में अपने आप को जितना बुरा बनाया था, और मेरी माँ के पिताजी पर चीखने चिल्लाने से उनकी जो छवि हमारी नज़रों में बनी थी, मैं अपनी कुक्कू के लिए कतई वो नहीं बनाना चाहता था। मैं कुक्कू को पूरी तरह हासिल करने और उसकी माँ की तरफ झुकाव को बर्दाश्त ना कर पाने की ज्वाला से कब भरता जा रहा था, ना तो मुझे पता चला और ना ही कुक्कू को। जब भी वो मुझे फुर्सत में मिलती, हम आपस में खेलते, बातें करते, लेकिन प्रतीति हमारे बीच आ जाती तो मैं मायूस हो जाता। कहीं कुक्कू का झुकाव उसकी माँ की तरफ हो जाए और मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं अपने पिता की तरह परिवार से दूर हो जाऊंगा। ये मेरा परिवार की बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी अमानत। आखिर कुछ तो हो जो पूरी तरह से मेरा हो। मैं अपनी माँ को चाह कर भी हरदम अपने करीब नहीं पा सका। जब देखो तब वो बस पिताजी को लेकर व्यस्त रहती। नहीं, मुझे सख्ती से प्रतीति को कुक्कू से दूर रखना होगा। उसका हर वक्त मेरे बच्चे को सही गलत बताना, निर्देश देना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था कि वो मुझे आदेश दे रही हो, अप्रत्यक्ष रूप से। बेहद चिढ़ होती है मुझे जब पत्नी पति को सीख दे। यही गलती मेरी माँ ने करके पिताजी को जिद्दी और असंतोषी बना दिया था। घर में अशांति की जड़ है पत्नी का स्वयं को ज़्यादा समझना, और अब यही काम मेरी पत्नी कर रही थी। मेरी ये चिढ़ इतनी बढ़ गई कि अब प्रतीति की हर बात में मैं बोल पड़ता। प्रतीति कहती, आओ कुक्कू दूध पियो, इधर आओ ड्रेस बदल दूँ, कॉपी निकालो, होमवर्क करना है, आदि। मैं झल्ला पड़ता। दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ कहीं की। दिख नहीं रहा वो खेल रही है मेरे साथ। अभी कोई होमवर्क नहीं। दूध तो पीने दो। क्यों, तुम कहोगी तो हुक्म बजाना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं पिएगी अभी दूध, उसकी जब मर्जी होगी तभी पिएगी। उदासी और आश्चर्य से भर उठती प्रतीति। कहती, 4 साल की बच्ची की कभी दूध पीने की मर्जी होगी? मैं बोलता, नहीं होगी तो नहीं पिएगी, तुम बीच में मत बोलो। प्रतीति मारे हताशा के झल्ला पड़ती। बीच में तो तुम पड़ रहे हो, मुझे समझने दो ना उसकी ज़रूरतों को। कोई ज़रूरत नहीं है तीसरे को बीच में बोलने की, जब मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, समझी? प्रतीति अवाक होकर मेरा मुंह ताकती और मैं झल्लाकर उसे और नीचा दिखाने की, उस पर गुस्सा उतारने की कोशिश करता ताकि वो मेरी ओर देखती ना रहे। उसका मेरी ओर इस तरह एकटक देखना मेरे गलत होने का एहसास दिलाता था, और मुझे मेरा गलत साबित होना कतई पसंद नहीं था। मैंने भी कमर कस ली कि उसे किसी भी कीमत पर इतना नहीं बढ़ने दूंगा कि वो मुझे समझाना शुरू करे। मैंने प्रतीति को हर बात पर डराना दबाना शुरू कर दिया ताकि वो सही गलत कुछ भी मुझे बताकर मेरी गलतियों का एहसास ना करा पाए। धीरे धीरे मैंने उसमें ऐसे एहसास भर दिए कि अगर उसने कभी भी किसी बात पर अपनी नापसंदगी जाहिर की
तो उसे हमेशा के लिए ये घर छोड़ना होगा। और ये नुस्खा कारगर साबित हुआ। हो क्यों ना कितनी ही पढ़ी लिखी और समझदार भारतीय औरत हो, हर हाल में निभाने वाली मानसिकता उसे कई बार ना बर्दाश्त हो सकने वाली चीज़ों को बर्दाश्त करने का हौसला दे देती हैं। प्रतीति की ये शक्ति कम मगर सहन शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। शारीरिक तौर पर वो ड्यूटी के लिहाज से शायद मुझे खुश रखती थी और ज़्यादा अंतस तक प्रवेश करने की मैं भी जहमत नहीं उठाता था। दिन गुजरते जा रहे थे, कुक्कू बड़ी होती जा रही थी। ज्यों ज्यों मेरा आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, प्रतीति अपने आप में सिमटती जा रही थी। हमारा रिश्ता सिकुड़ता जा रहा था। कुक्कू अचंभित हैरान दोराहे पर चलती जा रही थी। मैं कुक्कू को अक्सर पढ़ाने बैठा था और कुक्कू की गलतियों के लिए मुझे उसकी माँ को सुनाने का अच्छा मौका मिलता। प्रतीति चुपचाप सुनती रहती और मैं बेटी के सामने खराब हो जाने के डर से प्रतीति पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू करता ताकि कुक्कू अपनी माँ को बुरा समझे। इन सब से मैं क्या पाता था या मेरी कौन सी चाहत पूरी होती थी, मैं खुद भी नहीं समझ पाता। हाँ, इतना अवश्य था कि मेरा भूखा पुरातन मैं थोड़ा सांस लेता, पुष्ट होता, संतुष्ट होता। बचपन में मैं रात के 3:30 बजे से भोर 5 बजे तक यही सोचता रहता कि माँ पिताजी दोनों साथ साथ एक ही घर में क्यों रहते हैं। सोचता ये अगर अलग अलग हो जाएं तो मैं माँ के साथ रहूँगा और तीनों भाइयों को पिताजी के साथ भेज दूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिंदगी हिचकोले खाती चलती रही, साथ ही वो सिलसिला भी। मगर अब मैं पूरी क्षमता में हूँ कि पुरानी गलतियों को सुधार लूँ। अब ना तो मैं घर में किसी औरत को हाय तौबा मचाने दूंगा और ना ही घर में अशांति का महाभारत छिड़ने दूंगा। रोज रोज के कलेश से बेहतर है अलगाव, अलगाव और अलगाव। प्रतीति शारीरिक और मानसिक भाषा द्वारा कितनी ही समझाने की कोशिश करती, मुझे लगता वो मुझे उल्लू बना रही है, मुझे धोखा देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है। मैं भी जिद से भर उठता, ना मानने की जिद से, उसे नीचा दिखाने की जिद से, बात बात पर उसकी गलतियां ढूंढकर उसको गलत साबित करने की जिद से, जो शायद हमारे संसार में नहीं था। उस पुरानी कहानी को काल्पनिक रूप से हमारे संसार पर प्रतिबिंबित कर बचपन की उन बिसूरती यादों को सही करने की जिद से भर उठता था मैं। छठी में पढ़ने वाली कुक्कू का रिजल्ट आया था। कक्षा में प्रथम आने वाली कुक्कू किसी तरह पास होकर 7वीं में पहुंची थी। मैं उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। घर में मेरे काफ़ी देर बवाल मचाने के बाद जब प्रतीति से रहा नहीं गया तो वो मुझसे उलझ पड़ी। प्रतीति अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई कहने लगी, दू भर कर दिया है जीना। कहीं अकेले बैठकर सोचो कि शादी के बाद मेरे सारे सपनों को कैसे तुमने हथौड़े मार मार कर तोड़ा है। कहीं चैन की सांस नहीं लेने दी। हमेशा मुझ पर गलत तोहमतें लगाईं और मैंने कभी उनका सही तरीके से विरोध तक नहीं किया। सब उल्टे सीधे इल्ज़ामों को अपने दिल में दबाकर घुटती रही, लेकिन कर्तव्य से कभी मैंने मुंह नहीं फेरा। काउंसलिंग की बात से चिढ़ होती है, लेकिन खुद सोचो कि हम पर। मैं उसी वक्त अपनी पैकिंग में लग गया। दरअसल मैंने कितनी ही गलत सही बातें उसे सुनाई हूँ, लेकिन वो कभी भी अपनी ज़बान नहीं खोलती थी। आज पहली बार था जो मुझे बेहद नागवार गुजरा था। मुझे तैयार होता देख माँ बेटी सकते में थी। कुक्कू अब मुझसे काफ़ी सहमी हुई रहती और इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रतीति को दोषी समझता था। पता नहीं क्यों कभी नहीं लगा कि मैं जो इतना उग्र हो जाता हूँ उसका बच्ची पर कुछ तो असर होता होगा। कुक्कू किनारे खड़ी होकर सुबकती हुई अनुनय करने लगी कि मैं ना जाऊं। प्रतीति के लिए यद्यपि ज़्यादा मेरे करीब आना मुमकिन नहीं था, फिर भी शारीरिक भाषा प्रकट करते हुए राह रोककर खड़ी हो गई। मैं अपना बैग लेकर लगभग उसे धक्के देता हुआ बाहर निकल गया। आज सुबह से ही मेघों का बोलबाला कुछ ज़्यादा था। कोहरे ने स्वस्थ साफ आसमान को इस कदर ढक लिया था कि अगले कुछ पल बड़े असमंजस भरे थे। मैं बड़ा बेचैन था। मैंने मोबाइल उठा लिया, सोचा शहर में ही किसी परिचित को फ़ोन लगाऊं। फिर माँ को ही फ़ोन घुमा दिया। माँ पिताजी अभी भी उसी पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं। माँ ने मेरा फ़ोन पाते ही चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ मलय?
10 दिनों से रोज तुम्हारे घर फोन कर रही हूँ। प्रतीति एक ही बात कह रही है कि तू ऑफिस के काम से बाहर गया है। इधर तुझे फोन लगाती हूँ तो बंद रहता है या उठाता नहीं। मैं घर से भाग आया हूँ और कभी वापस नहीं जाऊँगा। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? गैंगटॉक। ये बात प्रतीति को बताने की जरूरत नहीं, उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन हुआ क्या? वो तो कितनी अच्छी लड़की है। खबरदार जो गैर लड़की के लिए सिफारिश की तो। बेटा मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी ओर से बोलोगी बस। अरे उसकी गलती तो बता। तुम्हें मैं क्या बताऊँ? तुम रहती हो यहाँ, जो बताऊँ। ये मेरा घर है, यहाँ सब कुछ मेरे अनुसार होगा। मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। तू ये क्या कह रहा है तो तेरा ही सब कुछ, लेकिन शादी ऐसे नहीं निपटी है क्या? पति को चाहिए कि पत्नी को वो उतना ही हक और सम्मान दे जितना वो पत्नी से चाहता है। फिर तुम शुरू हो गई ज्ञान बघारने। फ़ोन रखो, मैं कहता हूँ फ़ोन रखो। फ़ोन मैंने काट दिया था और मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहता था। बचपन में मेरे माँ पिताजी जब अपनी मनमानी करते थे तो तब कोई सिखाने नहीं आया। अब मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं चलूं? मैं बहुत उद्विग्न महसूस कर रहा था। प्रतीति शांत और निश्चिंत कैसे थी? ये सच है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं उसे बुरा भला कह जाता था। वो शांत रहती थी, यहाँ तक कि बेटी को हिदायत भी दे डालता था कि उसकी माँ अहंकारी, पागल और बहुत बुरी है। अगर वो अपनी माँ से बातें करेगी तो मुझे खो देगी। प्रतीति मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखती हुई अपनी जगह खड़ी रहती थी। उसका ये शांत रूप मुझे और आक्रामक करता था। मैं अपनी तौहीन देख गाली गलौज पर उतर आता था, यहाँ तक कि उसे मारने को दौड़ता था। फिर वो शांत होकर इतना ही कहती, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ कर दो। मैं झल्ला कर बात खत्म करता, मगर फिर भी इतने दिन होने को आए, मैं कहाँ हूँ उसे ये भी नहीं पता। 10 दिन पर माँ को पता चला तो हो सकता है कि अब उसे पता चला हो, लेकिन ये 10 दिन क्या उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। बस खर्चे को पैसे उपलब्ध हो गए तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। यही है उसकी शादी के आदर्श। भोर के 3 बजे अचानक एक एसएमएस की आवाज़ से हल्की सी तंद्रा उचट गई। ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था और बताकर भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इतनी रात गए मुझे मेरी छुट्टी समाप्त होने की सूचना देंगे, और जबकि अब भी 2 दिन बाकी हैं। एक क्षण को लगा कि मेरे किसी दोस्त ने अपनी नींद छोड़कर कोई नॉनवेज जोक मारा हो। अनिच्छा के बावजूद मैंने एक एसएमएस चेक किया। मुझसे लेटे हुए ये पढ़ा नहीं गया। मैं उठ बैठा, अपने चारों ओर रजाई को खींचकर ऐसे बैठा जैसे प्रतीति की बाहें मुझे अपने आगोश में बहुत दिनों बाद खींच रही हों। प्रिय, और कितनी परीक्षा लोगे? अपनी तकलीफ सहने की शक्ति मैंने जितनी बढ़ा ली है, तुम्हें भी तकलीफ देने की क्षमता उतनी ही बढ़ती गई है। एक तुम्हारे भरोसे मैं अपनी पिछली सारी दुनिया त्याग कर तुम्हारे पास आ गई, और तुम पता नहीं कौन से मन की भूल भुलैया में गुम होकर मुझे और कुकू को छोड़कर ही चल दिए। तुम कैसे कर सके ये सब कुछ? कुकू और मैं तुम्हारे हैं, मगर तुम तो बस खुद के ही होकर रह गए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का पिछला इतिहास तुम्हें विचलित करता है, लेकिन ये नहीं समझते कि इतिहास वर्तमान में हमेशा नहीं आता। ऐसे में समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन प्रतीति के फोन से आया था। मैं इन बातों को गहराई से मंथन करता कि दूसरा एसएमएस आया। सोचा न जाने किसका हो, लेकिन मन ये सोचकर व्याकुल होने लगा कि न जाने प्रतीति आगे क्या कहना चाह रही होगी। मैंने मोबाइल अपनी आंखों के सामने रखा। प्रतीति ने आगे लिखा था, तुमने पुरानी प्रतिछवियों का रंग वर्तमान के जीते इंसानों के जीवन में इस तरह घोल दिया है कि सारी छवियां मिलजुल कर एक सार हो गई हैं और सबकी पहचान ही विकृत हो गई है। तुम्हारे मन का पुराना संताप और विद्रोह मुझसे अपना प्रतिशोध ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि तुम्हारे आसपास मैं ही एक ऐसी हूँ जो तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारा अंश नहीं हूँ, जिस पर तुम अपना हक जताकर अपना गुस्सा मिटा सको। आज कुछ कड़वा सच बोल लेने दो, मलय और सहा नहीं जाता। तुम्हारे माता पिता ने, जैसा कि तुम चिढ़ते कुढ़ते वक्त कहा करते थे, जो भी जीवन जिया उसे इतिहास में दफन करो। उस असामंजस्य का प्रतिकार तुम मेरे साथ
प्रतिशोध लेकर क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को विद्रोह की घुटन में क्यों बदलने पर तुले हुए हो? प्रकृति के नियम से कुछ बातें माँ और पत्नी होने के नाते हर स्त्री में समान होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का कर्मफल कोई और भुगते। प्रिय होने के कारण जो कदम तुम अपनी माँ के लिए नहीं उठा पाए, पराए घर से आई होने के कारण वो प्रतिशोध तुमने मुझसे लेने की ठानी, तब तुम टूटे हुए घर में जुड़े जुड़े से थे और अब जुड़े हुए घर को तोड़ने पर आमादा हो। समय की इच्छा थी कि हम एक हों और अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम आगे भी एक रहें। तुम्हें बेहद चाहकर टूट जाने के कगार पर खड़ी हूँ। तुम्हारी बेटी को अपने पापा की, तुम्हारी बीवी को अपने पति की ज़रूरत है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनका सहारा और प्यार छीन लो। टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बोझिल हो गई थी। आंक रहा था मैं, प्रतीति ज़्यादा समझदार थी या मैं ज़्यादा नासमझ। शायद अहंकार की वजह से मैंने उसे कभी भाव ही नहीं देना चाहा। लेकिन आज जब मैं अपने अंतर्मन के साथ बिल्कुल अकेला हूँ, आसपास के वातावरण में स्वयं को सिद्ध करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, तो लगता है प्रतीति को मेरी नहीं बल्कि मुझे प्रतीति की ज़रूरत है। मेरे ठिगने अहंकार, आक्रोश और भावनात्मक प्रतिशोध की सुलगी हुई ज्वाला में प्रतीति के बरसते छींटों की ज़रूरत है। मैंने तत्काल फ्लाइट पकड़ी। एयरपोर्ट से घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज गए थे। मैं खुली खिड़की से घर के अंदर सब देख सकता था। कुकू स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। दोनों बेहद बुझी बुझी सी अपना काम कर रही थी। तैयार होकर कुकू निकलने वाली थी। प्रतीति ने मेरी उपस्थिति से अनजान मुख्य द्वार खोला। मैं अचरज में था। मुझे देखकर उसके मुख पर जरा भी अचरज नहीं आया, जैसे कि उसे अपनी पैरवी पर बेहद यकीन हो। उसने मेरे हाथ से बैग लिया और भटक गए बच्चे के घर वापस आ जाने पर सबसे पहले उसे सुरक्षित घर के अंदर ले जाने के एहसास से भरी हुई वो मुझे अंदर ले गई। कुकू के शिकायती लहजे को भांपकर प्रतीति ने उससे कहा, बेटी आज खुशी खुशी स्कूल जाओ, वापस आकर बातें करना, पापा को आराम करने दो। कुकू के जाने के बाद घर में सन्नाटा छाने लगा। मैं जो हमेशा डराने में विश्वास करता था, आज खुद डर रहा था। प्रतीति ने बैग उठाकर अंदर किया और बाथरूम की बाल्टी में पानी भरने लगी। मैं कुर्सी पर चुपचाप बैठा था, डरा वैसे ही जैसा कभी प्रतीति को मैं डरा देखता था। जाने कब मैं क्या बोल पड़ूं, क्या इल्ज़ाम लगाकर बच्ची के सामने उसे अपमानित करूं। मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई वो। मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, बाल रूखे लग रहे हैं, तेल लगा देती हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहा। प्रतीति ने बालों में तेल लगाते हुए कहा, आज ऑफिस जाओगे? छुट्टियाँ तो कल खत्म होंगी। मैं अवाक, तुम्हें कैसे पता? क्यों ना पता हो, मेरा पति कहीं चला जाए और मैं दफ्तर में खबर भी ना लूँ। फिर तुम कुछ ना कहो। तुमने अपने हिसाब से सबको चलाने की कोशिश करके देख ली। ये स्वाभाविक था कि मैं तुम्हारी खोज परख करती। आगे की सोचो मलय, पीछे का पीछे छोड़ो। मैं थक चुका हूँ। तुम क्यों इतना चिंतित हो? सारी चिंता मुझ पर छोड़ो और तुम निश्चिंत हो जाओ। जैसे कुकू मेरी जान है, वैसे ही तुम मेरे सब कुछ हो। किससे खफा, किसकी गलती? जो तुम हो वही तो हम हैं। तुमसे अलग तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मेरी कुछ आदतें बुरी लगती हैं तो सरल उपाय है कि उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। मैं ईमानदारी से उन्हें छोड़ने की पहल करूंगी, मगर स्थितियों को इतनी गंभीर ना बनाओ। ज़रा चुहल करने का मन हुआ, कहा, ईमानदारी से मुझे तो न छोड़ दोगी? तुम्हें तो नहीं, हाँ तुम्हारी एक आदत छुड़ाकर ही दम लूँगी। तुम्हारी नकारात्मक सोच और मन मुताबिक ना होने को शत्रु भाव से ग्रहण करना। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बुरा सोचोगे तो हर इंसान बुरा ही नजर आएगा। सब कुछ स्वीकार कर लो तो जीवन प्रेममय बन जाता है, वरना कुक्कू के साथ भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। प्रतीति कहकर मैंने उसे बाहुपाश में भर लिया। सच्चाई को महसूस कराती गहरी गर्म सांसें एक दूसरे में विलीन हो रही थी। मैंने प्रतीति को सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। जिस खुशी की खोज में वादियों में भटक आया, वो खुशी मेरे लिए मेरे घर में बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।